हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, अभी तक हमने रेडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर था उसकी स्टार्टिंग से सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंड हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमारा जो इन सब का मतलब पढ़ने का जो रीज़न था और जो इन सब का यूज़ है वो हमको फाइनली टाइम आ गया है कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो इस लेसन का बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पोर्शन है, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरह का माइंड में आ सकता है कि जितने भी रिएक्शन है क्या सबको बैलेंस करना ज़रूरी है, और जितने भी रिएक्शन है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही होती है, ठीक है, और इम्बैलेंस होती ही नहीं है वो। और अगर आपको क्वेश्चन जो देता है जो एग्ज़ाम में पेपर में, तो आप उसको बैलेंस करते हैं। तो लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो क्या रिडॉक्स रिएक्शन साइरेशन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं? नहीं, बहुत से एसिड बेस्ड रिएक्शन भी होते हैं, बहुत से डिफरेंट टाइप के। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगी अभी। मैं बस ये बताऊँगी कि कुछ स्पेसिफिक जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए कोई भी जो हमने मेथड्स पढ़े होंगे अब तक, सारी ये चीज़ें तो एक प्रॉपर मेथड दिया गया है कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे कुछ 5 स्टेप और कुछ 2 मेथड्स, जिसमें सबसे पहला हमारा मेथड है उसमें 5 स्टेप है। तो उसको मैंने बोला पहले कि 5 स्टेप्स में जानेंगे कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। तो देखिए, यहाँ पर पहला मेथड बताया गया है कि जो कि रिडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो रिडॉक्स प्रोसेस है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हो रहा है। यानी कि हम इस रिएक्शन को स्प्लिट आउट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में जैसा कि लिखा हुआ है कि 2 मेथड्स आर यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन for redox process. One of these method is based on change in oxidation number of reducing agent and oxidizing agent, and other method is based on splitting the redox reaction into 2 half reaction. यानी कि redox process से हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस पे एक को बैलेंस करते हैं, और जो हमारा दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन को स्प्लिट आउट करते हैं। तो स्प्लिट आउट करने से क्या होता है कि हम आज जो हमारा हाफ ऑफ रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करते हैं। तो इसके बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है वो बैलेंस आती है। तो ये जो दोनों मेथड है वो ये यूज़ करता है कि मतलब क्या चॉइस है, चॉइस ऑफ देयर यूज़, रिस्क एंड इंडिविजुअल यूजिंग। मतलब कि आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक कर रहे हो तो कोई स्पेसिफिकली एक ही से होता हो, दोनों मेथड से बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स को जानते हैं कि किस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा मेथड है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इक्वेशन जो हमारी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, वो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जस्ट एज फॉर अदर रिएक्शन, द कॉम्पोजिशन एंड फार्मूलाज मस्ट बी नोन फॉर सब्सटेंस दैट रिएक्ट एंड फॉर द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड। आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में जो बन रहा है, जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसका क्या फार्मूला है। क्योंकि जब आपको उसका एक्यूरेट फार्मूला पता होगा, अब पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला आपको नहीं पता है कि KMnO4 होता है और उसमें O4 होता है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे? तो फिर वो इक्वेशन पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आपको उसके लिए इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उसकी आपको सिंबल, उसका फार्मूला, एवरीथिंग यू शुड नो दैट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर जो है कुछ 5 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसा कि इस पहले पैराग्राफ में, जो अब पैराग्राफ है, उसमें बताया गया कि उसका में आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है हर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का भी। फिर स्टेप 2 है जो आइडेंटिफाई एटम which undergoes change in oxidation number in reaction by assigning the oxidation number to all elements in the reaction। यानी कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट, उसमें हर एटम, यानी कि कोई कंपाउंड होगा, कंपाउंड में एटम्स होंगे,
तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने सीख रखा है कि किस तरह से निकालते हैं। तो हम जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके हम क्या करते हैं, उसमें जो भी आइटम दिए हुए हैं हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। फिर जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे देन वी फाइंड कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप जो है उसने बताया है कि कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड फॉर इंटायर मॉलिक्यूल आयन इन विच इट अकर्स। यानी कि हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो इन एन इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल, ठीक है, बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। और इसमें ये भी बोला है, एक आपका ब्रैकेट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई कि अगर आपको रियलाइज़ होता है कि जो दो सब्सटेंस हैं ये दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, कुछ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि समथिंग रॉन्ग इज़ देयर, कुछ इक्वेशन में डिस्टर्ब है। चाहे तो वो फार्मूला रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का गलत आपने लिखा हुआ है या फिर आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाला है। तो हो गए ये हमारे 3 स्टेप। अब हमारा जो चौथा स्टेप है वो बताता है कि हम देखेंगे अब जो हमारे इसमें कि हम आयंस को चेक करेंगे, ठीक है। हम आयंस को चेक करते हैं। ascertain the involvement of ion if the reaction is taking place in water, add H plus or OH minus, an expression at the appropriate site of the total ionic charge of the reactant and product are equal। यानी कि चार्जेस को देखने के लिए हमको बैलेंस करने के लिए कि दोनों तरफ चार्ज इक्वल है कि नहीं है, अगर वो रिएक्शन वाटर में हो रहा है। अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो हम क्या करते हैं, H प्लस यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और अगर बेसिक मीडियम में है तो हम OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में आपका होगा H प्लस और उसके बाद आपका बेसिक मीडियम में होगा OH माइनस, ठीक है। तो सुटेबल नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस हम ऐड करके दोनों तरफ आयंस यानी चार्जेस को बराबर कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसके ऊपर देख रहे हैं आप निगेटिव चार्ज है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद हम एक एग्जाम्पल लेके उसको स्टेप वाइज जो है बैलेंस करेंगे तब डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा क्या है, मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड इक्वल बाय एडिंग वाटर। और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। एंड नाउ ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए भी हम वाटर ऐड कर सकते हैं। इफ़ द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वेशन रिप्रेजेंट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि दोनों तरफ अगर ये बैलेंस हो जाता है तो दोनों तरफ सेम है तो ये बैलेंस हो गया, तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो मैं एक बार फिर से पाँचों स्टेप को रिवाइज करती हूँ। पहला स्टेप हमारा क्या था कि जिसके अंदर हमको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। फिर हमारा दूसरा स्टेप था, इसके अंदर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है और कहाँ रिडक्शन में चेंज आ रहा है, और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल नंबर से जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा चौथा है स्टेप है वो अच्छा थर्ड स्टेप में हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा मतलब इक्वल नंबर से, यानी कि दोनों तरफ आप इसको देखेंगे कि अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके मैं अभी दिखाऊंगी। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, सुटेबल नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल नंबर में हमारा वो एटम आए। फिर चौथा स्टेप जो हमारा है वो हमें ये बताता है कि अगर एसिडिक मीडियम होगा तो हम H प्लस, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH निगेटिव का इस्तेमाल करते हैं एडिशन के लिए। और उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पाँचवें स्टेप में बता रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जितने ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम एग्जाम्पल के साथ मैं आपको मार्कर से वाइट बोर्ड पे बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं, इन स्टेप को कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। नाउ वी विल सी। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा, जो हमने स्टेप्स सीखे, अब हम उसको एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं।
और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट द नेट आयनिक इक्वेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो ये एसिडिक मीडियम में एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फाइड के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं आयनिक फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने जो क्रोमेट आयन है हमारा, ठीक है, सल्फाइड देन सल्फेट। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्रोमेट आयन जो है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रोमेट आयन प्लस, आपको पता है Cr2O7, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, फिर SO3 2 नेगेटिव चार्ज, Cr3 प्लस दे रहा है, ये क्रोमियम थर्ड आयन दे रहा है और सल्फेट आयन दे रहा है, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे लिख दिया, ये आपका इक्वेशन ने बताया। तो सबसे पहले हमने क्या, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इसमें बेसिकली 4 स्टेप हैं मेन जो आपके स्टेप में। सबसे पहले क्या है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टेप वाइज, यानी कि जितने भी कंपाउंड दिए हैं इसके अंदर आपका जो भी यहाँ पर आयनिक फॉर्म में है 4 है। तो इसमें से जिसमें कि आपको इसका पता है क्रोमियम थर्ड आयन यहाँ पे पता है, तो जिसका नहीं पता है हम पता कर लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन का आपको पता है, इसमें हम निकालेंगे क्रोमियम का, यहाँ पे क्रोमियम का गिवन है, यहाँ पे दोनों जगह पे हम सल्फर का निकालेंगे। तो आपको पता है कि क्रोमियम 2 आयन, यानी कि इसको हमने x अज्यूम कर लिया। x अज्यूम करने के बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 7। हमें पता है कि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड दिस होल कंपाउंड कंटेन -2 चार्ज। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे और देन जब हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये +6 आएगा। तो यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का है वो कितना आ गया हमारा, +6। अब इसमें +6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, सल्फर +4, ठीक है। अब ये वाला क्रोमियम आयन +3 था और इस वाले सल्फर पर क्या आ गया, +6। हमने कैलकुलेट किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक को कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया है। आप जब सॉल्व करिएगा तो आप सबका एक साथ निकालने की मतलब सारे जितने भी आयनिक फॉर्म में हैं उनको निकालिएगा ज़रूर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमियम है और जो यहाँ पर क्रोमियम है, इसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। +6 से +3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है, 3 का, ठीक है, 3 का आ रहा है। और ये +4 से क्या हो रहा है, +6। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। और कितने का आ रहा है, 2 का, ठीक है। यानी कि एक तरफ 3 का आ रहा है डिफरेंस और एक तरफ 2 का आ रहा है। तो इस तरह से अब हमको जो हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमको दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे दोनों तरफ इक्वेशन इक्वल हो जाए, दोनों तरफ मॉलिक्यूल इक्वल हो जाए। तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2, तो इधर 6 हो जाएगा, और 2 × 3 कर दिया जाए तो इधर 6 हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम सेम, यानी कि देखिए आपने यहाँ पे देखा एक तरफ 3 बढ़ रहा था, एक तरफ 2 बढ़ रहा था, तो हमने वाइस वर्सा यानी कि ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो भी 6 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो भी 6 आएगा। तो इस तरह से अब हम इसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर क्रोमियम में कितना +3 का डिफरेंस आ रहा है। +3 का डिफरेंस मतलब ये यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर +6 से +3 यानी कि 3 जो है 3 का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो हमने इधर वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब ये हो गया कि जो सल्फर है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्रोमियम है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए Cr2O7 में हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये सल्फर SO3 है तो हमको सल्फर में 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम के उसमें 3 का डिफरेंस आ रहा था ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 3 × मतलब यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3SO3 2 नेगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम का मॉलिक्यूल था, ये क्रोमियम का मॉलिक्यूल क्या हो गया, 2Cr3+, ठीक है। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ पे भी हमने सल्फर को
मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्रोमियम के, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्रोमियम के, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल सल्फर के, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल सल्फर के, यानी कि हमारे क्रोमियम एंड सल्फर यहाँ पर बैलेंस है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया, इक्वल किया। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा है जिसमें हमको बैलेंस करना है चार्जेस को, आयंस को, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने चार्ज हैं। तो देखिए यहाँ पर -2 चार्ज है, ठीक है, 3 इंटू -2, ये -8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि ये इक्वेशन जो है हमारी किस में हो रही है, ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो यहाँ पर आप अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको एडिशन इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन जब हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना चार्ज आ रहा था, -8 आ रहा था, और -8 में प्लस हम -1 चार्ज करेंगे, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या हो जाएगा, -7। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने चार्ज हो गए, -7। और राइट हैंड साइड जो है हमारा, राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है, 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तब आपने क्या देखा कि एक तरफ जो है आपके -7 चार्ज आ रहे हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, 0 चार्ज आ रहा है। तो हमको नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था उसमें हमको क्या करना था, हाइड्रोजन को ऐड करना था, क्योंकि अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन को एडिशन के लिए हम क्या करेंगे कि अब हमने देखा कि हमको दोनों तरफ चार्ज इक्वल करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 7 है, ठीक है, और ये एक, तो हमारे पास ये 7 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 8। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे +8H, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चार्ज बैलेंस करना बताया। अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे +1 मैंने किस लिए लिखा था, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा था, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने लिखा था, ठीक है, एक हाइड्रोजन। चलिए अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, ये एक हाइड्रोजन है, तो ये टोटल आके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब हमने कैलकुलेट किया तो 0 आ गई वैल्यू। अब ये जो -7 है, ये -7 और ये H+, ये क्या होगा, ऐड होके बन जाएगा ये 8 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 8 हाइड्रोजन। तो बच्चों हमने बैलेंस किया, बैलेंस जो हमने किया यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया कि कैसे किया। हमारा -7 आया था, ठीक है, इस इक्वेशन को वो करने के बाद। और ये जो हमने +1 लिया था, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा था, तो एसिडिक मीडियम में हमने प्रोटॉन को ऐड किया था, यानी H+ को ऐड किया था, तो वो +1 हमारे पास था। फिर उसको हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो -7 आया। तो इस +1 इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, इस +1 हाइड्रोजन यानी कि H+ में हमने 7 चार्जेस को और क्या किया, प्लस किया, तो ये 8H आ गया। अब हम फाइनल इक्वेशन देखते हैं कि हमारी अब फाइनल इक्वेशन क्या आई है। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया है, Cr2O7 2 नेगेटिव, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था सल्फेट के, सल्फाइड आयन के साथ, 3SO3 2 नेगेटिव, और फिर यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, फिर 2Cr3 प्लस 3SO2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर भाई कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो भाई राइट हैंड साइड पे भी 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे। तो हमको वाटर को ऐड करना है, तो चलिए ये लिख लेते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को, H2O, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 8 है हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 8 करना है, ओके। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 4, तो 4 इंटू 8, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। अब इसके बाद जब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑक्सीजन बैलेंस हो ही जाएगा। अगर आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशन को देखा, अच्छी तरह से बैलेंस किया, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H, और उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड पे 2Cr3 प्लस 3SO4
4 2 नेगेटिव, और जिसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर बैलेंस करने के लिए वाटर को एडिशन किया। तो 8 मॉलिक्यूल्स इधर और 8 मॉलिक्यूल्स इधर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, जस्ट टू चेक।